91B करते हैं। आप लोग आ जाएं पेज नंबर 645 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं। ओके, so JF Associate is registered under the Sales Tax Act 1990 as manufacturer। अगस्त 20 का डाटा दिया गया है और करना क्या है हमने, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल इनपुट नेक्स्ट टू बी कैरी फॉरवर्ड। ओके, और ऑल फिगर आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, रेट ऑफ टैक्स इज 18%। चलिए जी, फॉर्मेट हम बना लेते हैं। JF Associates, सर टैक्स पीरियड कौन सा है? अगस्त 20। चलिए जी, फॉर्मेट हमने बना लिया। सेल्स हैं जी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्संस 7.5 मिलियन। क्या करूं इसका? वर्किंग 3। टैक्स गुड्स टू अनरजिस्टर्ड 13 लाख, ये अनरजिस्टर्ड में आ जाएगा। उसके बाद है एग्जाम गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, वर्किंग 2। और लास्ट में है एक्सपोर्ट्स 5 लाख। चलिए जी, आगे चलते हैं। परचेजेस में आ गया फ्रॉम रजिस्टर। यार ये इनको भी पिलानी है चाहे, इनको भी पिला दें, ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जहर मिला देना इन सबकी चाय में। एक्सपोर्ट्स परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम, यार इधर ध्यान दो, बिरयानी। और जो अनरजिस्टर्ड है इनसे कोई इनपुट नहीं होगा। चलिए जी, आइए जी एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड, सर 75 लाख की बात हो रही है, ठीक है जी। इस 75 लाख में क्या शामिल है? इसमें शामिल है जी सेल टू गालिब कॉरपोरेशन ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2,25,000। हमने गालिब कॉरपोरेशन को 2.25 लाख रुपए की चीजें बेच दी, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हैज बीन साइंड बट नीदर इनवॉइस वाज इशूड
नॉर एनी डिलीवरी एंड पेमेंट वॉज मेड इन अगस्त 2020। वो कहता है कि जी सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया है, लेकिन हमने इनवॉइस इशू नहीं की और कोई डिलीवरी भी नहीं हुई, एंड पेमेंट वॉज मेड इन अगस्त 2020। देखें, इनवॉइस हमने की नहीं है, डिलीवरी भी नहीं हुई, लेकिन पेमेंट अगस्त में हो गई है। हाँ जी सर, ठीक है, इसमें क्या इशू है? इनवॉइस कब इशू होती है? जब चीजें डिलीवर होती हैं, बताया था आपको। और एडवांस के केस में एक एडवांस रिसीट इशू होती है। इनवॉइस तो कभी भी एडवांस पे होती नहीं है, इनवॉइस तो हमेशा चीजें डिलीवर होने पे होती है, ये बात आपको पता है। तो सर पेमेंट हो गई तो बस ठीक है, मेरा मसला तो हल हो गया। मेरा टाइम ऑफ सप्लाई यही तो कहता है, अर्लियर ऑफ गुड्स डिलीवर्ड या फिर कैश रिसीव। क्या ख्याल है? तो बस ठीक है सर, मेरे ख्याल में ये 2,25,000 सेल बनती है और ये ऑलरेडी मेरी सेल में शामिल है, तो बहुत अच्छी बात है, रहने दें शामिल इसको। कैश रिसीव हो गया ना, तो अगर कैश रिसीव इस मंथ में हो गया तो फिर टेंशन किस बात की है? कोई टेंशन नहीं है। ओके, वो कोई हाँ ना तो करो यार। ओके चलिए जी आगे चलते हैं। सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड। हाँ जी सर, ये बात हो रही है 13 लाख की। इसमें क्या शामिल है? सेल्स ऑफ 40,000 टू एंड कंज्यूमर। क्या करूं सर? आपको याद होगा एक एसआरओ हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को सेल करें जो कि एंड कंज्यूमर है, याद है आपको, तो अगर वो एंड कंज्यूमर है तो उस पर आपने फर्दर टैक्स नहीं लगाना। सर मान ली बात कि ये बंदा अनरजिस्टर्ड है, लेकिन क्या ये लायबल टू बी रजिस्टर्ड है कि नहीं? नहीं सर, ये बंदा लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, और हम फर्दर टैक्स सिर्फ उस पर लगाते हैं जो कि लायबल टू बी रजिस्टर होता है। क्योंकि ये शख्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसको अनरजिस्टर्ड से निकाल के नीचे रजिस्टर्ड पे ले आऊंगा। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर रहने दिया तो मसला हो जाएगा। तो आप इसको 40 को यहां से माइनस कर दें और यहां पे लिखें जी एंड कंज्यूमर्स। चलें जी आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं जी ओन्ड मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वर्थ ₹375 वॉज यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग पर्पज इन R&D डिपार्टमेंट। हमने एक इक्विपमेंट खुद बनाया और उसको हमने इंटरनल टेस्टिंग पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर दिया। क्या करूं सर? ये भाई साहब मैन्युफैक्चरर है, ऐसे ही है। तो अगर इन्होंने खुद कोई चीज बनाई है इंटरनल टेस्टिंग के लिए, क्या वो बिजनेस में इस्तेमाल हो गई? तो अगर बिजनेस में इस्तेमाल हो गई तो क्या इसे सेल कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। तो सर इसको सेल में शामिल करें। थ्री ठीक हो गया? सही है। ओके आगे चलते हैं। JF issued a debit note of 35,000 to Hali Brothers to rectify a mistake in JF sales invoice। हमने एक डेबिट नोट 35,000 का इशू किया हाली ब्रदर को JF की सेल इनवॉइस में रेक्टिफिकेशन के लिए। द इनवॉइस वॉज ओरिजिनली रेज्ड इन जनवरी 20। हाँ जी, बताया कौन सा सिनेरियो है? कल आपको ये बात बता रहा था ना कि कभी कभार सवाल में वो ये नहीं बताता कि नोट कौन सा है, ये सिनेरियो कौन सा है। मैंने इशू किया है डेबिट नोट, अब देखना पड़ेगा कि डेबिट नोट किस सिनेरियो में इशू होता है। हां जी सर, गौर करें सबसे पहले एक चीज, सेल इनवॉइस मेरी थी, सेल इनवॉइस मेरी थी, इसका मतलब मैं सेलर हूं, यह बात तय हो गई, सेलर मैं हूं। अच्छा, सेलर किन किन सूरतों में डेबिट नोट इशू करता है? हम जबानी बात करते हैं। पहला सिनेरियो था रजिस्टर्ड को सेल की, उसने वापस कर दी, वो तो हम इशू नहीं करते, कहानी निकल गई। दूसरा सिनेरियो, मैंने अनरजिस्टर्ड को सेल की, उसने चीजें वापस कर दी, मेरे ख्याल में ये वो भी सिनेरियो नहीं है। तीसरे पे आए,
कि जब मैं सेल करता हूं और उसके बाद कीमत बढ़ा देता हूं, तो जब कीमत बढ़ा देता हूं तो डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट होती हैं। यहां पे तो डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट, ये भी डेबिट नोट ही है सर। शायद ये सिनेरियो की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर चौथा सिनेरियो लगाऊं कि कीमतें कम होती हैं तो वो तो क्रेडिट नोट होता है सर। तो मैंने अगर इशू ही डेबिट नोट किया है तो इसका मतलब है ये तीसरा सिनेरियो है। मैंने इनवॉइस की होगी, बाद में कीमतें बढ़ाने की जरूरत पड़ गई होगी और 35,000 से कीमत बढ़ गई होगी। ऐसे ही है। क्या कीमत बढ़ने से हुकूमत का फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा ही होगा ना, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो डेबिट नोट इशू करने के नतीजे में हुकूमत का फायदा हो रहा है, तो क्या हुकूमत मुझे वो 180 दिन वाली अप्रूवल में फंसाएगी कि नहीं? नहीं फंसाएगी सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब मैं 180 दिन के बाद भी ये डेबिट नोट इशू कर सकता हूं। तो सर ये ओरिजिनल परचेज कब हुई, ओरिजिनल सेल कब हुई थी, मुझे इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं डेबिट नोट बगैर किसी अप्रूवल के इशू कर सकता हूं। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? को समझ आ गई? ठीक है। तो सर अब क्या करना पड़ेगा? ऐड कर दें इसे, ये देखें, डेबिट नोट इशूड, कीमत बढ़ रही है ना, तो सर 35,000 से बढ़ रही है तो बस ठीक है, 35,000 आप अपनी सेल में शामिल कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं। ऑल गुड, सब अच्छा है। गुड्स प्लेज विद द बैंक वर सोल्ड बाय बैंक इन एन ऑक्शन फॉर 8 लाख। सर कुछ चीजें मैंने बैंक के पास प्लेज रखवाई थी। प्लेज होता है कि आप फिजिकल पोजेशन दे देते हैं चीजों को और उसके बदले कर्जा ले लेते हैं। कर्जा वापस ना कर पाए, बैंक ने 8 लाख रुपए की चीजें बेच दी, जबकि इन चीजों की नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी 1 मिलियन। क्या करूं, क्या कंसिडर करूं? 8 लाख, सेल तो है, सेल तो है, ठीक है। नहीं रिटेल प्राइस, ये कहां लिखा है? ये थर्ड शेड्यूल वाली चीजें थी, ये तो कहीं नहीं लिखा। तो रिटेल प्राइस वाला कॉन्सेप्ट तो हाँ, ओपन मार्केट प्राइस लूं या ऑक्शन में जो पैसे आए हैं वो लूं? ओपन मार्केट प्राइस लेनी पड़ेगी, हमें ओपन मार्केट प्राइस लेनी पड़ेगी। तो ये किसी सेल में शामिल नहीं है तो लिखना पड़ेगा ऑक्शन 1 मिलियन। आगे चलते हैं। The auditors have proposed to make a provision of 50% against obsolete and expired stock of 3.5 lakh. The goods are लेटी हुई in warehouse since July 20. Input tax relating to this stock was claimed in July 20. जुलाई 20 में कुछ चीजें खरीदी थी, उन पे इनपुट माइनस कर लिया था, वो चीजें जो है ऑब्सोलीट होने जा रही हैं, एक्सपायर होने जा रही हैं, 50% प्रोविजन मैं बना चुका हूं, क्या करूं? अभी तक बिकी नहीं है चीजें, क्या करूं? इग्नोर करेंगे इसे सर, टैक्स में प्रोविजन को इग्नोर करना है। देखें आपको लग रहा है सर देखें चीजें तो बिक नहीं रही, और भाई बिक जाएंगी, कल को बिकेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, और अगर नहीं बिकेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। याद है डिस्ट्रक्शन का? तो जब डिस्ट्रक्शन करेंगे तो इनपुट डिसअलाउ कर देंगे, यही पढ़ा हुआ है ना हमने। डिस्ट्रॉय हो गई है? नहीं हुई। ये प्रोविजन, ये हवा में बातें हमारे साथ नहीं करनी आपने, ये बात आपको पता है, तो इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट का कुछ भी नहीं है। आगे चलें। 25 अगस्त को JF issued discount coupons worth ₹1.5 lakh to its customer for participating in grand annual sale exhibition to be held in December 20। 25 अगस्त को JF ने डिस्काउंट कूपन 1.5 लाख रुपए के इशू किए अपने कस्टमर्स को फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रैंड एनुअल सेल्स एग्जीबिशन टू बी हेल्ड इन December 20। ओके, दिसंबर 20 में कुछ सेल्स एग्जीबिशन हुई, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए JF ने डिस्काउंट कूपन इशू किए 1.5 लाख के। क्या करूं इसको? हाँ तो ठीक है, डिस्काउंट कूपन अगस्त में ही इशू हुए हैं ना सर। याद है एक्शनेबल क्लेम्स पढ़ा था गुड्स की डेफिनेशन में, तब मैंने आपको यही बताया था कि आज आपने कोई खरीदारी कर ली, फ्यूचर में आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे कि जी फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी बातें याद हुई थी आपके साथ। मैंने कहा था वो गुड्स नहीं है, क्योंकि लॉ ने गुड्स की डेफिनेशन में से एक्शनेबल क्लेम्स निकाल दिए, और एक्शनेबल क्लेम यही होते हैं जिन पे फ्यूचर में एक्शन होना है।
देखिए फ्यूचर में कोई शॉपिंग करेगा तो 1.5 लाख का वाउचर निकलेगा ना, कुछ ऐसी बात होगी, 1.5 लाख की बचत हो जाएगी। तो इसलिए सर आज इनको इग्नोर करना है। एक्शनेबल क्लेम्स कभी भी टैक्सेबल नहीं होते, एक्शनेबल क्लेम्स को इग्नोर किया जाता है। बात समझ आ गई? सब अच्छा है? ओके। एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1,20,000 वॉज गिवन टू लोकल डिस्ट्रीब्यूटर। जी क्या करूं, एक कस्टमर ने हमें जल्दी पेमेंट कर दी, हमने उसको 1,20,000 का डिस्काउंट दे दिया, क्या करूं? सेटलमेंट डिस्काउंट को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को कंसिडर किया जाता है, वो भी शराइत के साथ। सेटलमेंट डिस्काउंट की तो गुंजाइश ही कोई नहीं है यहां पे, ठीक है। देखो ये तो शर्त के साथ था ना कि पेमेंट जल्दी कर दोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट तो सबको ही मिलेगा। तो इसीलिए सेटलमेंट डिस्काउंट कभी भी सवाल में आए इग्नोर कर देना है। बल्कि इसके साथ एक पॉइंट और भी ले लें, अगर बैड डेट हो जाए ना, बैड डेट, उसको भी इग्नोर करना है। सेल्स टैक्स के अंदर बैड डेट का जिक्र ही नहीं है। आपने 50 करोड़ की सेल करके 18% टैक्स दे दिया इस उम्मीद पे कि चलो कल को मुझे रिकवर हो जाएगा, उस बंदे ने पैसे नहीं दिए। सेल्स टैक्स में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसके तहत मैं इस बैड डेट को माइनस करके अपना टैक्स रिकवर कर लूं। तो बैड डेट को भी इग्नोर करना है, प्रोविजंस को भी इग्नोर करना है, और डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट्स को भी इग्नोर करना है। जी सर, डिस्काउंट को ओपन हमेशा फ्यूचर के होते हैं, नहीं, इग्नोर। 9, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड पार्ट्स कॉस्टिंग 4 लाख रिलेटेड टू गुड्स विच वर सोल्ड अंडर 1 ईयर वारंटी, द मार्केट वैल्यू ऑफ सच पार्ट वाज 5.5 लाख। जी, मैंने कोई चीजें 5.5 लाख की सेल की जिनकी कॉस्ट थी 4 लाख, वो चीजें खराब निकल आई, कस्टमर आया और रिप्लेस करवा के चला गया, क्या करूं? क्या करूं? सर गौर करें, गौर करें, मैंने चीजें बेची, कस्टमर ने कहा ये खराब है, वापस ले लो, कैंसिल हो गई, जीरो हो गया, मैंने रिप्लेसमेंट दे दी उसे। अब मुझे बताएं, जब मैंने पहली सेल की थी तो क्या मैंने इसको सेल में शामिल कर दिया था? मैंने कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था। अब जब वो वापस आया तो इस सेल की रिटर्न हो गई, 0-0 हो गया, और फिर जब मैंने रिप्लेसमेंट उसको उसी वक्त दी फिर सेल हो गई। तो सर क्या इस सेल में और इस सेल में फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम अमाउंट, सेम सब कुछ वही है। तो पहले नहीं सेल है ना, पहले इसको रिवर्स करके माइनस करें वर्किंग 3 में, फिर एक दफा वर्किंग 3 में ऐड करें। तो 5.5 लाख एक दफा वर्किंग 3 में माइनस होगा, एक दफा ऐड होगा। हाँ, तो ये तो समझाना चाह रहा हूं, तुम सच्चे ही हो गए। इग्नोर करें, दफा करें, रिप्लेसमेंट को भी इग्नोर करना। हाँ, सेम पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, जो वो गई थी वही रिप्लेस हुई हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है ना उसको कैटर करना पड़ेगा आपको। तो ये जो चीजें गई हैं उन्हीं की रिप्लेसमेंट हो गई है, तो बस खत्म हुई बात। पहले सेल में शामिल कर दिया था, दोबारा थोड़ी करना है। और ये भी नहीं करना कि माइनस करके प्लस करो, ये भी फजूल बात है। नहीं, वैल्यू कहां डिफरेंट है? उसने बताया कि 5.5 लाख की बेची थी, 4 लाख कॉस्ट थी उनकी, बस ठीक है, ठीक है। कॉस्ट 4 लाख की थी ना, मुझे 4 लाख कॉस्ट की पड़ी थी, मैंने आगे 5.5 लाख की बेची थी, 1.5 लाख फायदा था मुझे। तो 5.5 लाख की जो चीजें हैं वो 5.5 लाख की वापस सेल रिटर्न हो गई, 5.5 लाख की दोबारा सेल हो गई। तो माइनस प्लस करने का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो रिप्लेसमेंट को आपने इग्नोर करना। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहीं, जामनी। 2 machines A and B costing 15 lakh and 10 lakh were acquired and commissioned into operation August 20. Machine A has been used for the manufacture of local as well as exempt, whereas machine B has been used only for manufacture of export supplies. सर क्या ये specific input हो गया? मशीन ए सिर्फ लोकल और एग्जाम्प्ट, मशीन ए का इनपुट सिर्फ इन दोनों का, मशीन बी का इनपुट सिर्फ इसका। क्या इसको वर्किंग 1 में शामिल करूं? नहीं सर, अलग रहने दें, इग्नोर करें इसे, इग्नोर इट ब्रो, इग्नोर इट, ठीक है। इसको इग्नोर करें, एंड पे करेंगे बात जो कल की थी, ठीक है। सवाल को रूटीन में लेके चलें, आगे चलते हैं। जून 2020 में, पिछले महीने में, JF inadvertently charged sales tax of 58,000
instead of 85,000 on supply of chemicals to one of its registered customers. So far, J has not obtained permission from the commissioner for revision of return. जी सर, जून में ना मेरे से गलती हो गई थी, मैंने 85,000 का सेल टैक्स जो है ना 58,000 का लिख दिया था, मुझे अभी तक रिटर्न रिवाइज की इजाजत नहीं मिली। सर जरूरत भी नहीं है इजाजत की, क्योंकि ये काम आप डेबिट क्रेडिट नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। सर देखें, जून में 58,000 हो गया ना, अब टैक्स बढ़ाने की जरूरत है, 58 से 85 करने की जरूरत है, क्या ऐसा ही है? वो बोले ऐसा ही है। तो सर अब करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि टैक्स जब इंक्रीज होता है तो हुकूमत का फायदा होता है, ऐसा ही है। तो अगर हुकूमत का फायदा है तो मेरे ऊपर 180 दिन की लिमिट नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो अगर 180 दिन की लिमिट नहीं लग रही तो इसका मतलब है अन्यवा टैक्स बढ़ाएं सर। और सर आउटपुट बढ़ा ना, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ये मतलब है इसका। तो सर अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस के इससे वर्किंग 3 में जाना चाहिए, ऐसे ही है। ये देखें जरा, ये बात ना ध्यान से समझ लें। सेल्स टैक्स रॉन्गली चार्ज, देखें सर 58,000 कर दिया, 85,000 करना था, यानी 27,000 टैक्स कम चार्ज किया हुआ है, आउटपुट बढ़ रहा है ना। सर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां 27,000 लिख देता हूं ना, वो तो टैक्स है, मुझे तो सेल चाहिए, ऐसे ही है ना, मुझे सेल चाहिए। तो क्यों ना मैं इस 27,000 के टैक्स को, यही बनेगा। मैं गलत कर रहा हूं कि ठीक कर रहा हूं? गलत किया ठीक किया? ठीक किया। ये 18 पे पड़ा हुआ है ना, और इसको 100 पे लाना है। मैं इसको ग्रॉस अप करके इसकी वो वैल्यू बना देता हूं जिस पे टैक्स लगना है, ताकि मेरी वर्किंग 3 ना स्ट्रीमलाइन हो जाए। तो वर्किंग 3 का टोटल करके इसी पे 18% लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली 27,000 आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आता है? 1 लाख। इस पे जरा लगा के देखें, 3% ही बनता है 27,000। जरा वर्क बैक भी करके देख लें। ओके जी, जबरदस्त हो गया। जी हाँ, कम चार्ज हुआ है, सेल कम चार्ज हुई है सर, इसलिए कि सेल टैक्स है ना, ये सेल टैक्स है। 58,000 हो गया, 85,000 करना था। यूं कर लें, अंग्रेजी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड है 4.25 लाख, इसको बाद में देखते हैं। चलिए जी, सवाल खत्म हो गया, मुझे चीजें क्लोज करवा दें। ये बनेगा 12,60,000, ये बन जाएगा 7.5 मिलियन। जी सर, वर्किंग 3 का टोटल, वर्किंग 3 का टोटल 10,360,000। ये 5 लाख की एक्सपोर्ट्स आ गई और ये 1 मिलियन की एग्जेम्प्ट आ गई। टोटल सेल कितनी है जी? 11,860,000। अच्छा जी, इसमें तो एडजस्टमेंट ही कोई नहीं आई, 18% लगा के बता दें। 1332। सर ये कॉमन इनपुट आ गया 1332,000। जी सर, अपोर्शन कर दें इन सबको, तीनों में, इन तीनों में अपोर्शन कर दें। जी सर, डबल 1,1,6,3535। जी ये बता दें, 5 लाख वाला 5,6,1, ये बता दें। ठीक हो गया।
और सर मशीनरी का तो आपको पता है कोई भी कॉमन इनपुट नहीं है। ठीक हो गया। ले सर अब समय आ गया है स्पेसिफिक इनपुट का। ठीक है जी, स्पेसिफिक इनपुट आ गया जी। भाई साहब कहते हैं कि मशीन ए है 15 लाख की और ये इस्तेमाल हुई है लोकल और एग्जेम्प्ट में। आइए जी वर्किंग 2.1 ये जरा देख लें सर, कल वैसे देख लिया था लेकिन जरा देख लें। मशीन ए सर कितने की मशीन ए आई है हमारे पास? 15 लाख की। 1.5 लाख, 15 लाख को 1.5 लाख कहने वाले लोग, 18% कितना बनता है? 2,70,000। ले सर जी ये इनपुट है और प्लीज गौर कीजिएगा कि ये इनपुट हमने इसमें और इसमें करना है, लोकल सेल में और एग्जेम्प्ट में। ये लिखा हुआ है ना उसने, मशीन ए हैज बीन यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल, लेकिन टैक्सेबल उसने लिखा हुआ है सिर्फ लोकल, एक्सपोर्ट को ना शामिल कीजिएगा। लोकल में और एग्जेम्प्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब है इसका इनपुट हमें किसको देना है? इसको और इसको। सर ये देखिए सबसे पहले हम टैक्सेबल लोकल को देते हैं, लोकल सेल डिवाइडेड बाय लोकल जमा एग्जेम्प्ट सेल मल्टीप्लाई बाय 2,70,000। फरमाइए 2,46,232। ओके, और एग्जेम्प्ट को कितना जाना चाहिए? वैसे तो एक तरीका है 270 में से ये माइनस कर दें, लेकिन वर्किंग जरा हमने दिखानी है। तो एग्जेम्प्ट है जी 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टैक्सेबल लोकल जमा एग्जेम्प्ट इंटू 270। फरमाइए 23768। ले सर इन दोनों का इनपुट आ गया। ओके सर ये 246,232 इधर आ जाएगा, ऐसे ही है, और ये 23768 इधर आ जाएगा। ओके सब अच्छा है। मशीन बी हैज बीन यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट। आइए जी मशीन बी कितने की है सर? मशीन बी 1 मिलियन। तो सर 1 मिलियन पे 18%, 1,80,000। सर ये तो अपोर्शन करने की जरूरत ही नहीं, ये तो है ही इसका, ये ले सर। ठीक है जी, डायरेक्ट ही उसमें लिख देंगे क्योंकि है ही एक के लिए। तो ये डब्बा सीधा आके किसको दे दिया जाएगा? उस बच्चे को दे दिया जाएगा जिसका ये है। ओके सब अच्छा है। ले सर आइए हम चलते हैं आउटपुट टैक्स के ऊपर। आउटपुट टैक्स 10,360,000 18%। फरमाइए जी 18,64,800 लेस करेंगे हम लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या है जी? एक्चुअल। एक्चुअल कितना है? 1,163,535। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड भी तो है सवाल। 4,25,000। फरमाइए और 90% ऑफ आउटपुट कितना है? 1,864,800 जी। लोअर हो गया जी 1,588,535। और बताइए जी ये वाला सर आप लोग इजी रहे।
ये चलता कैसे है? नहीं नहीं, आप इजी रहे सर, कोई नहीं, मैं हूं ना इन कामों के लिए, आपकी क्या टेंशन लेनी है। ठीक, ये क्या हुआ इसे? कौन सा वाला 3? ये वाला 3 क्या लग रहा है आपको? लेस करें इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट। जी कितना है? 246232। फरमाइए। ऐड करेंगे हम 4% फर्दर टैक्स। जी 12,60,000 4%। जी बताइए। सॉरी 5400। क्या मेरे भाई की अंग्रेजी है? 5400। जी सेल टैक्स पेबल। सवाल खत्म हो गया? नहीं हुआ। इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। हाँ जी करें माइनस। अच्छा फन्ने का ऐसे मत रहे थे, पता नहीं क्या तीर मार लिए इन्होंने। रिफंड चाय में लगता है कुछ और ही मिल गया। 56155। होता है ऐसे, जब बंदे पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ जाए ना, पेपर करीब हो तो ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है थोड़ा सा। कितना? नहीं सर जी, सवाल खत्म हुआ। इजाज भाई चाय आपने भी पिया? आप भी जरा मुझे थोड़े से ना, शुक्र है मैंने नहीं पी चाय। अजीब फजूल बोली जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, कोई हंसने वाली बात है नहीं। नोट करें जल्दी से। ऑर्डर हाँ जी सॉरी। सर ये अगर आप इसका टैक्स डायरेक्ट आउटपुट में ले जाएंगे ना तो हो तो जाएगा, लेकिन ज़रा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी चीज़। मैंने इसीलिए उसको वो ग्रॉस अप कर दिया इनवॉइस के अंदर, ताकि वो वर्किंग हमारी ज़रा स्टैंडर्ड रहे बस। नोट करें सर, जल्दी करें। जी सर ऑल गुड, चलें आगे। अच्छा भाई एक चीज़ आपको समझानी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। इधर ये नोट हो गया सबका? मैंने इसको थोड़ा चेंज करना है, अगर बता दें कोई चीज़ रह गई है तो।
जी ओके है। अच्छा, एक मिसाल बनाते हैं, वैसे एक मिसाल बनाते हैं। लेट्स अज्यूम इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स की ना ये अमाउंट नहीं है, इसकी अमाउंट आ जाती है 3 लाख। ये आंसर बदल जाएगा, बता सकते हैं क्या होगा? 2 3 नेगेटिव, ये आंसर भी बदल जाएगा। हाँ जी, ये बताएं क्या होगा? 2,665, यानी ये पेबल आ जाएगा। ऐसे ही है, ओके। सर मैंने किया ये कि मैंने इनपुट टैक्स कह दिया 3 लाख है और आपका आंसर चला गया यहां पे रिफंडेबल में, यानी ये बन जाएगा सेल्स टैक्स। अच्छा सर, अगर कभी पेपर में ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, तो सर आपने ये काम नहीं करना, यानी कि ये अमाउंट जो है ना और ये अमाउंट, ये आपस में नेट ऑफ नहीं करनी, बस इसके नीचे आपने 2 लाइनें लगा के कह देना है कि ये रिफंडेबल है। जो फर्दर टैक्स है ना, ये पूरा हुकूमत को पे होता है। ठीक होगी बात? इसका मतलब है कि अब सवाल कैसे बन गया, हुकूमत को आप 50,400 पे करेंगे और ये 23,735 आप अलग से रिफंड लेकर आएंगे, ये दोनों आपस में नेट ऑफ कभी भी नहीं होंगे। फर्दर टैक्स कभी भी नेट ऑफ नहीं होता। तो अगर पेपर में कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए, ये हालत बने, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके नीचे 2 लाइनें लगा के इसको क्लोज कर दीजिएगा, इसको रिफंडेबल बोल दीजिएगा, और जो फर्दर टैक्स आगे है वो पूरे का पूरा पेबल आ जाएगा। नीचे सवाल वही है, नीचे कोई चीज नहीं, बस इतने हिस्से में तब्दीली आ जाएगी। तो ये कहीं नोट करके रख लें आप। तो ये एक बात आपको बतानी थी। फर्दर टैक्स भाई एक सजा है ना, अब सजा थोड़ी कम होती है, सजा तो पूरी मिलेगी आपको। नहीं, वो उसमें फर्दर टैक्स था ही नहीं। ठीक है, जी सर, हुक्म। ओके ब्रदर, ये भी खत्म हुआ, सब ने खत्म हो जाना है। और कल खुला टाइम है, क़यामत तक का टाइम है दोस्त, खुला टाइम है जी, खुला टाइम है। मेरे पास टाइम टूम नहीं होता, खुला टाइम मतलब आई एम अ बिजी मैन ब्रो। जी सोचे अगर मैं वेला हूं तो आपके क्या हालात होंगे फिर? अगर आप मुझे वेला समझ रहे हैं तो आपके क्या हालात होंगे? आई डोंट टॉक विद किड्स ब्रो। अच्छा ध्यान दे, ड्रामे ना किया करें। तू क्या नोट करी जा रहा है यार? जी जी प्लीज खामोशी। जी जी नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो 130% है कि जब आप उनको इंपोर्ट करेंगे तो उनकी प्राइस इंपोर्टर ने फिक्स करनी है। वो प्राइस जो कस्टम वाले फिक्स करेंगे ना, उसकी 130% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ये रूल है। तो अगर आपने थर्ड शेड्यूल वाली चीज इंपोर्ट की है, कस्टम वाले ने कहा है ये 100 रुपए की है, तो इंपोर्टर ने जो उसकी वैल्यू फिक्स करनी है वो कम से कम 130 या उससे ऊपर होगी। हाँ हाँ, उसी पे आगे फिर टैक्स लगेगा, 18 या 25, वट एवर द केसेस। अगर 25 वाली है तो 25, वरना 18। हाँ जी, इधर से कह रहे थे टाइम हो गया। ये आवाज आ रही थी ना, टाइम हो गया, लॉसेस का टाइम हो गया जी। हाँ जी सिर्फ थर्ड शेड्यूल। अच्छा
जी नहीं, चैप्टर 2 इन लोगों ने किया हुआ है, वो आपको कल कराना है। कल आप लोग 8:30 आएंगे, ये लोग 9 बजे आएंगे। नहीं, गलत बात क्या होती है? अच्छा चले 9 से 12 कर ले। अच्छा 9 से 12 कर ले, चल 9 बजे नमाज कौन सी पढ़नी हो? किस बात के वजीफे? नहीं वैसे वैसे जस्ट फॉर इन्फो। और पुठा ही ना पड़ जाए कोई। अच्छा चलिए ध्यान दें इधर, मुझे सिर्फ आपके 10 मिनट चाहिए प्लीज, जरा मेहरबानी कर दें, मुझे 10 मिनट दे दें। ये मैं मिटा दूं जो बोर्ड पे है, मिटा दूं सर? जी नहीं, चैप्टर 2 में आगे हैं, सेल टैक्स में पीछे हैं। नहीं, चैप्टर 2 के 2 सफ़े उन्होंने किए हुए, आपने नहीं किए हुए। सेल टैक्स का चौथा सवाल आपने किया हुआ, इन्होंने नहीं किया हुआ। तो बस कुछ ऐसा ही है, बैटिंग में वो आगे हैं, बॉलिंग में आप आगे हैं, भाई यूं समझ लें। फील्डिंग सबकी खराब है इस वक्त, सबके बड़ा कर हुआ है। यार फजूल बातें ना किया करो मेरे साथ, ये सब चाय में कुछ मिला हुआ है, गारंटी मिला हुआ है। ये जिस तरह के हो गए ना सारे एकदम से, कुछ मिला हुआ है चाय के अंदर। क्या बात, पहली दफा चाय पसंद नहीं आई? फिर क्यों, सच्ची नहीं थी? आज माशाल्लाह भाई भी बोलना शुरू हो गया यार, ये पहली दफा बोला है पूरी क्लास में, भाई बोला है पहली दफा, भाई ने मारा और मार ही डाला। अच्छा जी चले बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दें। सर देखें लॉसेस, ये एक इंतहाई मुख्तसर और इंतहाई आसान चैप्टर है, 2-3 बातों का बस आपने जहन में रखना है, ठीक है? हमने ये बात चैप्टर 4 में पढ़ी थी कि कुछ इनकम्स होती हैं आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और कुछ इनकम्स होती हैं आपकी फॉरेन सोर्स इनकम। मैं जो आपके सामने बातें करने लगा हूं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम की हैं, ये फॉरेन सोर्स की नहीं है, तो आपने फॉरेन सोर्स के साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना। हमारे 5 हेड्स बनते हैं, चले 6 कर लेते हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और बिजनेस स्पेकुलेशन। ठीक हो गया? अच्छा सर चले बोर्ड लिखे मैं इधर क्या लिखने, ये हेड हो गए। अच्छा सर इन हेड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? चार्जेबल लेस डिडक्शन। इसका मतलब है कि किसी भी हेड में प्रॉफिट भी आ सकता है और किसी भी हेड में लॉस भी आ सकता है। सैलरी में लॉस नहीं आ सकता है क्योंकि खर्चे माइनस ही नहीं हो सकते, ऐसे ही है। लेकिन चलें हम बात करते हैं, किसी भी हेड में से प्रॉफिट आ सकता है, किसी भी हेड में लॉस आ सकता है। समझ आ गई यहां तक? अब सर अगर किसी भी हेड में प्रॉफिट आ जाए और किसी भी हेड में लॉस आ जाए, यानी मिसाल के तौर पे मैं कह दूं सैलरी में 100 का प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी में 20 का लॉस है, खर्चे ज्यादा हो गए, तो क्या मैं इनको न्यूमेरिकल के चेहरे पे ले जाके तो अपनी टोटल इनकम 80 या टैक्सेबल इनकम 80 कर सकता हूं? ये बातें हमने पढ़नी है यहां पे, कि अगर किसी एक हेड में लॉस आ गया, एक हेड में गेन आ गया, क्या उनको आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है कि नहीं? सर आपने 3 असूल याद रखने। सर आपको सवाल में मैक्सिमम 6 अकाउंटिंग हेड्स दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, मैक्सिमम 6। कुछ में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस होगा। आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने देखना है प्रॉफिट किस किस में है। इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। यह बात उर्दू में याद कर लें कि अगर सैलरी के हेड में प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो सर ये लॉस माइनस नहीं होगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसे दी जा सकती है कि जिस हेड में प्रॉफिट होता है ना, वो होती है बस, और जिस हेड में लॉस होता है ना, वो होती है सवारियां। तो सैलरी की जो बस है ना, वो कोई सवारी बिठाने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं भाई सॉरी, अगर सैलरी में प्रॉफिट है ना 100 और प्रॉपर्टी में 20 का लॉस आ गया, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, टैक्सेबल इनकम 100 ही रहेगी। लेकिन अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 100 का प्रॉफिट आ गया
और 20 का लॉस प्रॉपर्टी में है तो टैक्सेबल इनकम 80 हो जाएगी, क्योंकि अदर सोर्सेस की बस सवारियां बिठाने को तैयार है। तो सर सिर्फ वाहिद एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी जो अपने प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं करने देगा। सो सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं होगा। यह बात तय हो गई। आगे चलते हैं। अब कुछ बसें हैं जो सवारियां बिठाने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में सिर्फ वाहिद यही है जिसका प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। कुछ सवारियां भी तो ऐसी होंगी ना जो एडजस्ट होने को तैयार नहीं है। कुछ लॉसेस भी ऐसे होंगे जो माइनस होने को तैयार नहीं है। सर उसके लिए दूसरा कानून लिखा हुआ है। इसको 2 को भी छोड़े, इस 2 को भी पहले कर ले, चले इसको भी कर लेते हैं, 2 को पहले कर लेते हैं, जरा एक एक्सेप्शन टाइप की चीज है। सर प्रॉपर्टी और बिजनेस की लड़ाई है। प्रॉपर्टी और बिजनेस की लड़ाई है। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट कहता है कि अगर बिजनेस का लॉस आ गया ना तो मैंने माइनस नहीं करना, बस एम लड़ाई है। कोई ये लॉ ने बता दिया बस। हाँ भाई इन दोनों की लड़ाई है। वो कहता है जी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट आ जाए तो आप तमाम लॉसेस माइनस कर सकते हैं सिवाय, और इसमें बिजनेस स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन दोनों है। तो सैलरी का प्रॉफिट कुछ भी माइनस करने को तैयार नहीं है, कोई भी सवारी बिठाने को तैयार नहीं है, और प्रॉपर्टी की जो बस है वो बिजनेस की सवारियां बिठाने को तैयार नहीं है। वो तमाम शहरों की सवारियां बिठा लेगी पर पिंडी की सवारियां नहीं बिठाएगी। ठीक है सर, पिंडी, यू नो पिंडी, ओके। सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक ब्रो। चले जी, ओके हो गया। प्रॉफिट के 2 असूल हो गए। सवाल में हेड आया, प्रॉफिट है, सैलरी का प्रॉफिट हो ये तो माइनस नहीं करेगा, फारिग कर दो इसे। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट, ये बिजनेस का लॉस माइनस नहीं करेगा, फारिग कर दो इसे भी। उसके बाद आएगा लॉस। ये 2 ना बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं, ये आपको पूरे चैप्टर में नजर आएंगे। बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। अजीब लोग हैं ये कोई सवारी बिठाने को तैयार नहीं है, ये बिजनेस की सवारी बिठाने को तैयार ही नहीं है, ये सवारियां बैठने को तैयार नहीं है, बंदा जाए तो किधर जाए। तो बस ठीक है, बहरहाल यही तो फिर टैक्स है, इसमें आपको ये बातें याद करनी पड़ेंगी। तो सर पूरे चैप्टर में जो लोकल पाकिस्तान की इनकम्स के लॉसेस का है हिसाब, वो ये है कि सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड में से किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है, और बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है। सैलरी का प्रॉफिट दूसरे हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है, और बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है। सर ये 3 बातें याद कर ले, 95% चैप्टर हो गया। यकीन करें और कुछ नहीं लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है बस अब इसकी एग्जांपल्स हैं जी। सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैलरी में से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो जब खर्चे माइनस नहीं हो सकते, देयर कैन नॉट बी एनी लॉस। जीरो हो सकती है, लॉस नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ओके ब्रो, यहां तक सब अच्छा है, ओके। ऐसा हो सकता है कि एक साल में लॉस ज्यादा हो जाए और इनकम्स कम हो जाए, यानी आपने इतना लॉस एडजस्ट कर लिया कि आपकी प्रॉफिट जीरो हो गए, लेकिन लॉस अभी भी पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे अदर सोर्सेज में था 50 का प्रॉफिट, और प्रॉपर्टी में कर लें, प्रॉपर्टी में था 80 का लॉस। आपने 50 में से 80 का लॉस माइनस किया, जीरो हो गई टैक्सेबल इनकम, और 30 का लॉस अभी भी पड़ा हुआ है। क्या ये अगले साल जा सकता है? अगले साल जा सकता है सर। 3 हेड्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड के प्रॉफिट में से माइनस होगा। सुने अब जरा, सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है,
बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है, और अगर बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस करंट ईयर में मुकम्मल माइनस ना हो सका, कुछ बच गया, तो इन तीनों को 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज का लॉस करंट ईयर में माइनस ना हो सका तो जाया, पीछे वही बचा। इन तीनों के अलावा कौन से बचे? सैलरी, उसमें लॉस हो नहीं सकता। प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, वो कोई लॉस बच गया, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। गुडमुड है चीजें, लेकिन अगर आप ये 4 जुमले याद कर लेना, मेरे ख्याल में कहानी आसान हो जाती है। सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है। कैपिटल गेन, बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस अगर बच गया तो कैरी फॉरवर्ड होकर 6 साल तक सेम हेड में से माइनस होगा। सेम हेड में से माइनस होने का मतलब यह है कि अगले साल बिजनेस स्पेकुलेशन का प्रॉफिट आएगा तो ही एडजस्ट होगा, अगले साल बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट आएगा तो ही एडजस्ट होगा, अगले साल कैपिटल गेन का प्रॉफिट आएगा तो ही एडजस्ट होगा, वरना और उससे अगले साल ले जाए। क्लियर होगी बात? दोबारा एक दफा बोल लें, क्योंकि ये 4 जुमले याद हो गए ना तो चैप्टर तैयार हो जाना है, जिंदगी आसान हो जानी है। सैलरी का प्रॉफिट, अब बोलो दूसरा लगे मैं सही नहीं बोल रहे। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस माइनस होने को तैयार नहीं है। बिजनेस स्पेकुलेशन, बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस करंट ईयर में माइनस ना हो सका तो कैरी फॉरवर्ड होगा, 6 साल तक सेम हेड में से माइनस होगा। वैसी एक बात करूं, वैसी किसी ने दसी ना, ये जो है ना, ये बड़ा मुनाफिक है बिजनेस नॉन स्पेक। क्यों? करंट ईयर में ये किसी भी बस में बैठने को तैयार हो गया। ये 2 सवारी है ना, ये 2 सवारियां कह रही हैं कि भाई जी हम अपनी ही बस में बैठेंगे। देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस ही नहीं होगा सर, ये किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा। अदर सोर्सेज में से बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस माइनस नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी में से बिजनेस, वो तो वैसे नहीं कर सकते, कैपिटल गेन में से ये माइनस नहीं कर सकते। हां, बिजनेस स्पेकुलेशन आ गया उसमें से तो माइनस कर ले, कैपिटल गेन आ गया उसमें से तो माइनस कर ले, सेम हेड में से माइनस हो जाएगा, किसी और में से माइनस नहीं होगा। इसके बारे में तो ये बात यहां नहीं लिखी हुई। इसका मतलब है ये सैलरी तो वैसे ही करने को तैयार नहीं है, प्रॉपर्टी भी करने को तैयार नहीं है, अदर सोर्सेज में से माइनस हो सकता है, ये कैपिटल गेन में से भी माइनस हो सकता है, और ये बिजनेस स्पेकुलेशन में भी माइनस हो सकता है करंट ईयर में। लेकिन जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा ना, तो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल में फिर ये सिर्फ अपने ही हेड में से माइनस होगा, फिर ये किसी और हेड में से माइनस नहीं होगा, फिर ये अपनी ही बस ढूंढेगा, किसी और की बस नहीं ढूंढेगा। सवालों से देखेंगे, दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन अगर समझ नहीं भी आएगी तो परेशानी वाली बात नहीं है। करंट ईयर में ये किसी भी हेड में से माइनस हो सकता है। सैलरी करने नहीं देगा, अलग बात है, प्रॉपर्टी भी नहीं करने देगा, पीछे बचेगा अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और बिजनेस स्पेकुलेशन, उसमें से तो माइनस हो सकता है। ये करंट ईयर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर करंट ईयर में इसका कुछ लॉस रह गया जो एडजस्ट ना हुआ, तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन अगले साल में फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में से ही होगा, अदर सोर्स में से भी नहीं होगा, प्रॉपर्टी में से भी नहीं होगा, सैलरी में से भी नहीं होगा, कैपिटल किसी में से भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे। तो ये 4 असूल हैं जो कि इस चैप्टर को 99% कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 99% कंप्लीट कर देते हैं। इसकी मुकम्मल एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, अच्छी खासी हैं। अभी नहीं करा रहा, कल करेंगे उसको, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं ये सारी बातें ना अंग्रेजी आपको 2 मिनट में पढ़ा दूं। 2 मिनट लगेंगे यार। A person can set off a loss under a head of income against any other head. आप एक हेड का लॉस किसी भी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं सिवाय सैलरी के। ये तो सर रूल नंबर 1 की बात हो गई, रूल 1 की अंग्रेजी हो गई। आगे चलें। However, loss of capital gain and speculation business in current year cannot be set off against any other head. कैपिटल गेन का लॉस और स्पेकुलेशन बिजनेस
किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। ये तो तीसरा पॉइंट हो गया। तो मेरे ख्याल में पहले और तीसरे पॉइंट की अंग्रेजी हो गई। ओके, आगे चलते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉस शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट, सर ये पहला पॉइंट है, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। ठीक हो गया, ऑल गुड। अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम विच इज नॉट सेट ऑफ, अगर किसी भी हेड में कोई लॉस आया, सेट ऑफ ना हो सका, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लेकिन इन तीनों हेड्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्या लिखा हुआ है जी? क्या पॉइंट 4 की बात नहीं हो रही इसकी? इन तीन हेड्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और किसी और हेड का लॉस नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? ओके, एक छोटी सी मिसाल बनाते हैं। सर अदर सोर्स में प्रॉफिट है 20 का, प्रॉपर्टी में लॉस है आपको 15 का, और इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस है 10 का। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे आप? प्रॉफिट है इस हेड में, प्रॉफिट के असूल क्या है? सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। क्या ये सैलरी है? नहीं। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस करने को तैयार नहीं है। क्या ये प्रॉपर्टी है? ये ऐसी बस है जो कोई भी सवारी बिठा लेगी। आ जाए सर, इज्जत से बिठाएं इसको। हाँ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। क्या ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है? क्या ये बिजनेस स्पेकुलेशन है? तो क्या मैं इसे माइनस कर सकता हूं? ओके, और ये भी माइनस हो सकता है। अब सर मसला ये है कि अगर मैं दोनों माइनस करता हूं ना, तो कहानी किस तरफ चली जाती है? इस तरफ चली जाती है। अब क्या करूं? पहले प्रॉपर्टी का क्यों करूं? पहले बिजनेस का क्यों ना करूं? सर पहले प्रॉपर्टी का कर लेता हूं, क्योंकि अगर ये कुछ रह भी गया ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझ रहे बात? तो मेरे ख्याल में मुझे एडजस्टमेंट वो करनी चाहिए जो कि मरने वाली है। प्रॉपर्टी मर जाएगा ना इसी साल, उसने तो कैरी फॉरवर्ड हो ही जाना है। तो इसीलिए वो कहता है कि इफ देयर इज अ लॉस अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन एंड लॉस अंडर अनदर हेड। सर सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपको एक हेड में लॉस मिल गया और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन में लॉस मिल गया, तो प्रायोरिटी आपने दूसरे हेड को दे देनी है। क्यों? क्योंकि उसने मर जाना है। वो क्या करेगा? द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू अनदर हेड, दूसरे हेड को प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, if loss in a tax year is not set off in the current tax year, unadjusted loss shall be carried forward against future business income non-speculation up to 6 tax years next following the tax year. अगर लॉस एडजस्ट नहीं हो सका बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और बोले और ये पॉइंट 4 क्या कहता है? लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। पुराना लॉस पहले एडजस्ट होगा ना, जाहिर बात है उसने जल्दी मर जाना। ठीक है जी, आगे चले। जो छुड़वा रहा हूं अभी छोड़ दें वो। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस अंडर स्पेकुलेशन बिजनेस फॉर द करंट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस। करंट ईयर में स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। यही पढ़ा। जो लॉस एडजस्ट ना हो सका उसको 6 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लें, अर्लीस्ट टैक्स ईयर का लॉस पहले एडजस्ट होगा। वही बात लिखी हुई है। कैपिटल गेन पे आ जाए। कैपिटल गेन का लॉस जो एडजस्ट नहीं हो सका वो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होके सेम हेड में से माइनस होगा और अर्लीस्ट टैक्स ईयर का पहले एडजस्ट होगा। सेम बातें लिखी हुई, सिर्फ हेड का नाम फर्क है। ठीक होगी बात? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें क्या बात है? सैलरी का प्रॉफिट किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बिजनेस का लॉस माइनस नहीं कर सकता, बिजनेस स्पेकुलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता, सेम में से हो सकता है। कैपिटल गेन, बिजनेस स्पेकुलेशन और बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन का लॉस अगर करंट ईयर में माइनस ना हो सका तो कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा और हम 6 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक होगी बात? कोई सवाल?
ठीक है जी, अब इसकी एग्जांपल्स और इस लॉस के न्यूमेरिकल्स हमने कल करने हैं। ठीक जी, तूने 8 बजे ही आना, सब 9 बजे कल क्लास में होंगे, बल्कि 8:30 क्लास में होंगे। क्यों नाइंसाफी है? क्या हुआ? तो 8:30 से 12 जी, 8:30। एक तो तुम्हें मैं 8 से 8:30 करूं उसमें खुश नहीं हो रहा, मतलब पूरे सेशन में पहली दफा मैंने तुम्हें कहा 8:30 आ जाना, चलो जाओ आधे घंटे की रिलैक्सेशन दी।